हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो उस टॉपिक का नाम है फ्रॉड। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको एक वर्ड में मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश करता हूं इसको टुकड़ों में समझाऊं आपको। जैसे कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, भ्रामक विज्ञापन, ये इतना बड़ा टॉपिक है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अपने आप में कि इसमें बहुत सारे वीडियो बनेंगी, तभी बहुत सारे लोग कवर हो पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूंगा। एक महीने में आप गोरे हो जाएंगे, आप मॉडलिंग करने लगेंगे, कुछ ही महीनों में आप रईस बन जाएंगे और कुछ ही महीनों में आप आईपीएस आईएएस भी बन सकते हैं। और बन सकते हैं कहना गलत होगा, बन जाएंगे। वो तो कमिटमेंट वाली एड चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो और उसमें फंसे। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या रेमेडीज हैं जनता के पास, नागरिकों के पास, जो इन चीजों में फंस जा रहे हैं। कोई अथॉरिटी हो, किसकी जवाबदेही है। ले दे के गिने चुने विकल्प हैं, उनमें भी क्या जाने के बाद न्याय हो पाता है। कुछ लोग जो ठगे जाते हैं उनके पैसे वापस मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे, जब भी बहुत सारे लोग कवर हो पाएंगे। फिर भी मैं शॉर्ट में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इस बारे में भी। अब साइबर लॉ जो है वो हमारा बहुत वीक, अभी भी वीक मानता हूं मैं उसको, पहले तो वीक था ही, अभी भी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी कोई वो इतना कारगर नहीं है कि जो लोग पीड़ित है उनको न्याय मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप साइबर फ्रॉड के चपेट में आ चुके हैं। साइबर फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, फिर आपको पता लगता है कि ये तो फ्रॉड हो गया। और फिर गिनी चुनी एजेंसियां हैं क्या 1930 पे कॉल करना सफिशिएंट है। जो लोग पीड़ित हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कई महीने, साल चक्कर काटने के बाद भी क्या वहां से चीजें सही ढंग से डिलीवर हो पा रही है। लास्ट में फिर कुछ 1% लोग, बस 1%, कुछ 1% लास्ट ऑर्डर तक पहुंच भी जाते हैं, फिर उसमें कोर्ट के ऑर्डर भी लाने पड़ते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए उसको भी डिटेल में हम समझाएंगे जब हमारी डिटेल वीडियो आनी शुरू होंगी इन टॉपिक्स पे। इसी कड़ी में एक और टाइप का फ्रॉड है जिसे कह सकते हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड। प्रॉपर्टी फ्रॉड जस्ट लाइक आप मान सकते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि कॉलोनाइजर क्या करता है, छोटी सी लैंड लेगा, उसके बाद पीछे का जो किसानी की जमीन है खरीदता ही नहीं, और पीछे की जो जितनी भी जमीन होती है वो नक्शे में ही बेच देता है। और रजिस्ट्री के तक तो नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट वाले गरीब आदमी खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा आता रहता है। जब रजिस्ट्री की बारी आती है तो कॉलोनाइजर फरार हो जाता है, फिर पता लगता है फ्रॉड हो गया, प्रॉपर्टी फ्रॉड हो गया। तो और जरूरी नहीं कि ये छोटे मोटे कॉलोनाइजर कर रहे हैं, कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव जैसे एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहां पे भी इशू होते हैं, वहां पे भी पब्लिक के पैसे कई बार फंस जाते हैं। कई बार एक आधी किस्त टूट जाती है, ईएमआई टूट जाती है, कई बार और किसी वजह से बहुत सारे इशू होते हैं। तो क्या रेरा जो है वो इस पूरे जो पब्लिक डोमेन है उसको क्या सर्व कर पा रहा है? क्या रेरा में कंप्लेन करने से प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पे भी बात करेंगे जब डिटेल में हमारी प्रॉपर्टी सीरीज की वीडियो आनी शुरू होंगी। ऐसे ही एक फ्रॉड है बैंकिंग फ्रॉड। बैंकिंग फ्रॉड भी काफी बड़ा सेक्टर है, लेकिन आप मेन मैं पहलुओं पे ध्यान दूं तो एक
जैसे हाउसिंग लोन फ्रॉड, आप पेपर देंगे। अभी हाल ही का एक वाकया बताता हूं, नागपुर के एक बुजुर्ग थे जो एक कंपनी चलाते थे, उनको पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। दो लोग आए, एक कपल आया और उनको 20,000 रुपए एडवांस दिया, टोकन मनी दिया, और जैसा कि आप जानते हैं टोकन मनी देने के बाद वो फोटोकॉपी ले गया कि जी मैं तो लोन अप्लाई करूंगा। 1.5 साल तक उनको लटकाए रखा और बाद में ये केस रिपोर्ट हुआ था कि उनकी प्रॉपर्टी पे लोन हो गया। और पता कैसे चला? उनके घर बैंक ने नोटिस भेजा, तब पता लगा कि उसका तो लोन हो गया। तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं, जो बैंकिंग फ्रॉड है, क्या आरबीआई उसको निपटा पा रहा है? क्या आरबीआई में एक सीधी सी कंप्लेंट डालने से वो पैसा वापस मिल जाएगा, या मिल पा रहा है किसी को? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो कंप्लेन है, आरबीआई के एक्शन से क्या वो डिस्प्यूट खत्म हो पाया? क्या वो पैसा उसको वापस मिल रहा है? और अगर पैसा वो लेना है तो फिर उस रेमेडी के लिए क्या करना होगा, उस पर बात करेंगे। ऐसे ही है ट्रैवल फ्रॉड। ट्रैवल फ्रॉड ऐसा फ्रॉड है, जैसे आजकल आपने देखा होगा, आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप टिकट, होटल्स किसी थर्ड पार्टी ऐप से बुक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपको बुकिंग कंफर्म बता देंगे कि आपकी बुकिंग कंफर्म है, हम एक्स्ट्रा पे करके जाते हैं, फिर वो नहीं दिए जाते हमें, नीचे नीचे कैटेगरी के आपको दे दिए जाएंगे कि नहीं आपने ये बुक नहीं किया था, या वो सुनते ही नहीं है। फिर कई बार तो वो देते ही नहीं है। कई बार आप एयर टिकट बुक करा लेते हैं, आप कैंसिलेशन के लिए जाओ, एयरलाइंस अलग चार्ज करती है, लेकिन उसके अलावा ये हिडन चार्जेस इनके अलग से होते हैं। मिनिमम 750 रुपए है, अगर मैं सही हूं तो इससे नीचे शायद किसी भी थर्ड पार्टी का है नहीं चार्जेस, जो कि बेमतलब चार्ज कर रहे हैं, और कई बार रूम ही नहीं देते। तो उसकी कंप्लेन कहां करें? कोई अथॉरिटी है? क्या करें? कंज्यूमर में जाएं तो क्या वहां उसका सोल्यूशन हो पा रहा है? क्या वो पार्टियां आती हैं, उनको ढंग से कंपनसेशन मिल पा रहा है? इस पे भी बात करेंगे। एक तरह का और फ्रॉड है एमएलएम कंपनी फ्रॉड। एमएलएम कंपनियों का तो इतना बुरा हाल है कि वो किसी चीज से भी किसी चीज को जोड़ के या तो प्रोडक्ट बना देंगे जबरदस्ती का, या सर्विसेज बना देंगे, और उनका मेन मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस नेटवर्क में जोड़ें, और जब पैसा इकट्ठा हो जाए पिरामिड स्कीम टाइप की चलाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो उनकी कहाँ कंप्लेन करें? कई बार तो एक क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने, थी तो वो एमएलएम कंपनी, लेकिन वो उसकी आड़ में इन्वेस्टमेंट स्कीम की वो चला रही थी, जो कि फ्रॉड थे। वो बाद में उनके दुबई तक के वो निकले कार, और उस केस में हम खुद मुंबई में गए थे, साइबर क्राइम का केस बना था ये। इसी तरह के जब फ्रॉड हो जा रहे हैं तो पब्लिक क्या करे, समाधान क्या है, कहां जाएं, कोई अथॉरिटी है? इस बारे में बात करेंगे। ऐसे लोगों की कंप्लेन कहां करें जो लोग अपना हार्ड अर्न मनी उनके कहने से वैसे ही बर्बाद कर देते हैं, और बर्बाद कर क्या देते हैं, वो करवा देते हैं, क्योंकि उनको सपने ऐसे बेचते हैं। उसके लिए फिर कहां रिपोर्ट करें, क्या सही तरीका रहेगा, उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। अभी एक फ्रॉड है इंश्योरेंस फ्रॉड। इंश्योरेंस फ्रॉड भी आप देखेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस फ्रॉड, मैं उस फ्रॉड की बात नहीं कर रहा जो साइबर फ्रॉड में काउंट होता है। साइबर फ्रॉड में तो आपने देखा होगा कि कई बार आपकी इंश्योरेंस लैप्स हो जाती है, उसके नाम पे दूसरी कंपनी का करके कुछ झूठ सच बोल के वो आपसे ओटीपी वगैरह लेके वो फ्रॉड कर देते हैं। उसको तो मैं कंसीडर करता हूं कि साइबर वाला ही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ, वो भी तो फ्रॉड ही है, जो पब्लिक से पैसा ले लेते हैं, ठीक है, और जब वो टाइम टू टाइम पैसा भर रहे हैं, एवरी ईयर भरते हैं, और हर साल पैसा देने के बाद 2 4 5 साल बाद जब उनका क्लेम आता है, जब उनको लगता है कि हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो फिर उनका क्लेम नहीं पास होता। उसमें फिर तरह तरह की अड़चने लगाई जाती हैं। कई बार आपका मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होगा
तो हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि आप अपने रिस्क पे ले जाओ, फिर वो एक फॉर्म साइन करा लेंगे, उस फॉर्म की वजह से दूसरी जगह कोई हॉस्पिटल आपको लेगा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी सब मिली हुई है, तो उस केसेस में क्या करें? और जिन लोगों के साथ बीती हुई है वो मेरी बात से कनेक्ट करेंगे, कमेंट में आप मुझे बताएं। इसी वजह से कुछ थर्ड पार्टी जो लोग हैं वो आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको सोल्यूशन की तरफ ले जाया जा सके। चलो, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कंपनियां खुद कर रही हैं, नहीं देती क्लेम, फिर क्या करेंगे आप? कई बार क्लेम नहीं देते, कई बार बहुत सारी परेशानी आई इंश्योरेंस में तो। और ये इतना बड़ा सेक्टर है कि एक बार आराम से इस पे बात करा जा सकता है, हम बात करेंगे इस पे भी, इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर भी। ऐसे ही एक फ्रॉड है ट्रेडमार्क और कंपनी रजिस्ट्रेशन फ्रॉड। मैं कई बार देखता हूं 499 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले जाओ। कई बार क्लाइंट फोन करते हैं, सर 500 रुपए में, 499 रुपए में वो हमें ट्रेडमार्क लेके दे रहे हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि आप उनसे पूछो कि जब सेक्शन 9 सेक्शन 11 में ऑब्जेक्शन लगेगा तो फिर क्या करेंगे, तब फिर जब वो पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं, वो तो हियरिंग के अलग पैसे लगेंगे, वो तो जितनी हियरिंग चलेगी उतने पैसे लेंगे। कुछ जेन्युइन सीए, कुछ एडवोकेट्स भाई जो हैं हमारे, वो अच्छा काम करते हैं, वो शुरू में ही बता देते हैं, उनको उनकी फीस ज्यादा लगती है, फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो घूम फिर के वहां आते हैं। तो ऐसे जो लोग जो ना तो एडवोकेट्स हैं ना सीए हैं, वैसे ही फर्म चला रहे हैं, ऐसे लोग जो ठग रहे हैं लोगों को, तो उनके बारे में जो मिसलीड कर रहे हैं एक्चुअली में, तो उनके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए, कहाँ जाएं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ मैं अब अपने और इस चैनल के बारे में आपसे डिस्कस कर लूं, तो मैं हूं एडवोकेट RK चौधरी और आप देख रहे हैं द लीगल टुडे। द लीगल टुडे एक यूट्यूब चैनल तो है ही, लेकिन सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक स्टैब्लिश लॉ फर्म है और हमारा ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली बेस है हम। और सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली में हमारी रेगुलर अपीयरेंस रहती है। हम रेगुलर एडवोकेसी करते हैं और तमाम शहरों से भी, बाहर पूरे देश में पैन इंडिया सर्विस है हमारी। बहुत सारे वकील भाई, एडवोकेट्स ब्रदर्स हमारे जुड़े हुए हैं, जो काबिल वकील हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिनकी वजह से हम पैन इंडिया एडवोकेसी कर पाते हैं। और इस चैनल से आप जुड़े रहें ताकि अपने अधिकारों को जान सकें। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो लॉफुल नहीं है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकें, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद जागरूक हों, आपको अपने अधिकार पता हों। क्योंकि जब आपको अधिकार पता होंगे तो आप मजबूती से किसी भी चीज़ के खिलाफ अगेंस्ट में खड़े हो पाएंगे। और बाकी हम लोग हैं आप सभी के लिए। कमेंट में आप हमें बताएं अगर समाज में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिससे हम अवेयर नहीं हैं, जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो हम जरूर उस टॉपिक को कंसिडर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप इसी तरह जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।